हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन अ टॉपिक ऑफ जीएस 3 मेंस। यूपीएससी के जीएस 3 मेंस के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एक जोन है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्पेशल। ठीक है, कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इट इज़ क्रिएटेड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ किस लिए, एक्सपोर्ट। ठीक है, स्पेशली इन द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। वी हैव वेरी लेसर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। ठीक है, हम वर्ल्ड के 18th या 17th नंबर पे हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज मर्चेंडाइज इज स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत कम है। एंड वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक, इम्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। एंड स्पेशली वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल्स लाइक नट्स, बोल्ट्स, और भी मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो उन सब का जो पार्ट्स होता है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग दैट वी विल ट्राई टू एक्सपोर्ट। सो वी हैव टू मेंटेन एन एनवायरनमेंट विच इज बिजनेस फ्रेंडली। एक बिजनेस फ्रेंडली या बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, बिजनेस फ्रेंडली। ठीक, दैट विल ईज अवर डूइंग बिजनेस को हमारे बेहतर करेगा। ठीक है, तो बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्लस यहाँ की जो क्या नाम है, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ठीक है, इनको बूस्ट मिलेगा, दे विल गेट अ बूस्ट। ठीक है, टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसा सूटेबल इन्वायरमेंट देना ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अराउंड, दैट्स वाई। तो एक जैसे हमारा भारत का प्यारा नक्शा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली दीज जोन्स आर मेड इन द पोर्ट्स रीजन। तो यहाँ पे जेएनपीटी पोर्ट हो गया, कांदला पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, विशाखापट्टनम है। तो ये पोर्ट्स के अराउंड, स्पेशली द पोर्ट्स के अराउंड, ये जोन्स एसईजेड यहाँ बना दिया जाता है। बिकॉज देन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज़ ईजी टू एक्सपोर्ट। यहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड दीज रीजन्स हैव रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स, लॉज। ठीक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और प्रोसीजरल इफिशियंसीज, प्रोजेक्ट पास करने के लिए, कोई भी कंपनी को प्रोजेक्ट डालना है तो उसके लिए प्रोसीजरल एफिशिएंसी आ जाती है। अगर आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो उसको ईज कर दिया जाएगा, आप आसानी से प्रोजेक्ट डाल सको। ठीक है, प्लस दिस जो रीजन है, दिस रीजन, इसको कई बार कहा जाता है फॉरेन डीम्ड। इट इज़ अ कई बार डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, इट इज़ नॉट अ फॉरेन टेरिटरी, पर डीम्ड फॉरेन टेरिटरी कई बार इसको कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे इम्पोर्ट्स रूल जो हैं, इम्पोर्ट अगर यहाँ से हो रहा है बाहर से कुछ, तो कस्टम बहुत कम लगता है। ठीक है, कस्टम क्लियरेंस फास्ट हो जाता है। ठीक, कस्टम में कई प्रोसीजर्स होते हैं जब इम्पोर्ट होता है, क्वालिटी चेक की जाती है। ठीक है, और देखा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो कस्टम जो टैरिफ है, चार्ज, ये कम कर दिया जाता है। तो प्रोडक्ट, अगर मान लो ये कंपनी यहाँ पे कुछ बना रही है, उसका रॉ मटेरियल आया, ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल आएगा उस पर चार्ज कम लगेगा, देन द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी चीपर। ठीक है, बिकॉज स्पेशली ये सब क्यों किया जाता है, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, स्पेशली इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट जो हो गुड क्वालिटी का हो, प्लस चीपर हो। तो अगर हम चीपर रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो उससे ये सारी चीज़ें होंगी। पर इस कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मान लो ये वाला, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लें तो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कई बार कोई मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगी है, उसके लिए कई पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो ये पार्ट्स भी अवेलेबल, कई बार सेटअप ऐसा डाल दिया जाता है कि इसके पार्ट्स भी यहीं मिल जाएं। ठीक है, उनका भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, तो इससे भी आसानी होगी और आपको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। इवन यहाँ पे अगर बाहर से कुछ आ भी रहा है तो इसका इम्पोर्ट कम हो जाता है। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में रेगुलेशंस जो होते हैं थोड़ी ईज कर दिए जाते हैं। तो ये पूरा एक बेस क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, इट इज़ बेस यू हैव क्रिएटेड। नॉट सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है यहाँ पे, इट इज geographically defined area inside a country where business and trade laws are more liberal. ट्रेड लॉज को लिबरल कर दिया जाता है। लेट मी शो यू सम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हियर। यहाँ देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं, और स्पेशली ये जो जोन्स होते हैं इस सब पोर्ट्स वाले एरिया में ज़्यादा। देखिए पोर्ट, जहाँ पे पोर्ट है ये देखिए यहाँ यहाँ बना हुआ है। ये नोएडा में भी है, तो कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी सी वीक हो जाती है। बट वी हैव ए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना हुआ है, तो कनेक्टिविटी बढ़िया मेंटेन रहती है। ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टिविटी है रोड्स की, फिर रेलवे कनेक्टिविटी ईस्ट वेस्ट फ्रेंड कॉरिडोर में, तो उससे थोड़ी आसानी आ जाती है, वो भी हम थोड़ा और आगे देखेंगे। तो देखिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें फैक्ट्रीज होती हैं, एसी जेड के अंदर फैक्ट्री सेटअप की जाती है, आईटी पार्क्स हैं, ऑफिसेज होते हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है सारा।
ठीक है, मेनली टू बूस्ट अवर एक्सपोर्ट। यहाँ लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस के लिए है, कंटेनर गुड्स के लिए, स्टोरेज है यहाँ पे स्टोरेज, और वेयर हाउस को भी माल आया रखने वखने में आसानी हो, ट्रक टर्मिनल बने हुए हैं। और देखिए कुछ एसीजेड ऐसे होते हैं इंटीग्रेटेड टाइप के, जिसमें हाउस इंडस्ट्री भी है, घर भी होता है, कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। कुछ देखिए सेक्टर स्पेसिफिक एसीजेड होता है जिसमें एक ही इंडस्ट्री काम करती है, चाहे टेक्सटाइल हो, इधर टेक्सटाइल या फार्मा या इलेक्ट्रॉनिक, तो बहुत तरह के हैं। यहाँ मल्टी प्रोडक्ट में मल्टीपल इंडस्ट्री आ जाएगी एक जोन में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो कई बार ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक, तीनों यहाँ पे काम कर रही हैं। इट इज़ डाइवर्सिफाइड। इसका एग्जाम्पल है जैसे श्री सिटी इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सूरत वाला था, देखिए यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। पोर्ट बेस्ड, पोर्ट के आसपास ज़्यादातर देखिए हैं, दे आर नियर पोर्ट्स, एक्सपोर्ट करते हैं, मुंद्रा पोर्ट एसीजेड है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है, ये इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, बिकॉज यू आर फैसिलिटेटिंग द एनवायरमेंट, आप फैसिलिटेट कर रहे हो किसको, एक्सपोर्ट के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तो देर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा आ गया सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपोर्ट में ईज कर रहे हो ना, जब एक्सपोर्ट करोगे तो यू गेट द डॉलर इन, इट विल इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी ये इंप्रूव करेगा। यू गेट द मोर डॉलर इन एंड योर डिमांड विल इंक्रीज इन द मार्केट। मान लो चीपर प्रोडक्ट आप दे रहे हो बाहर, ठीक है, रिलैक्स रूल्स की वजह से आपका प्रोडक्ट चीपर है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इज देयर, ठीक है, सिंगल विंडो। आइए कुछ आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ, फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या है। देखिए कोई भी बाहर से माल अंदर आता है तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, पेपर वर्क करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, आ रहे हैं अंदर, ठीक है, उससे डिलेज होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, चार्ज, स्टोर करने का चार्ज लगता है। देन दिस शिपिंग अप्रूवल, तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, शिपिंग अप्रूवल। क्वालिटी देखी जाती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट कर सके। कैसे, मान लीजिए ये है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दिखाता हूँ, ये जैसे सीई मार्क हो गया। दिस इज यूरोप में अगर आपको कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मीट करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट कंप्लायंस है कि प्रोडक्ट वहाँ के यूरोप के नॉर्म से मीट कर रहा है कि नहीं, तो इट विल एलिजिबल टू एंटर द यूरोपियन मार्केट। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। आइए और देखिए, और देखिए अब आप कोई चीज़ बाहर भेज रहे हो तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, ऑफिशियल पेपर वर्क लेट हो जाता है। पर मल्टीपल, देखिए कई डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है, ठीक है, उससे डिले होती है। तो उसके लिए क्या लाया गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। देन कंप्लायंस चेक इज देयर, कि कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। कंप्लायंस चेक का मतलब होता है कि वेरीफाइंग दैट एक्सपोर्टर इज फॉलोइंग रिक्वायर्ड रूल्स, ठीक है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसको ये कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं। दैट गुड्स आर सेफ एंड जेन्युइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, तो उसमें मार्क लगाया जाता है, ISO BIS, ये सब कस्टम वस्टम पे चेक हो जाता है, CE मार्क है कि नहीं। देन दिस इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कंप्लायंस में वेरीफाई किया जाता है एक्सपोर्टर की आइडेंटिटी, इनवॉइस वैल्यू देखा जाता है, तो बहुत चीज़ें हैं कि बायर सेलर है उसकी डिटेल दिखी जाती है, तो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ज़्यादा, या जितना एक्सपोर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा है या कम तो नहीं दिखा रहा है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा दिखा दिया मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट नॉर्मल है, ज़्यादा दिखाने का मतलब आप कोई चीज़ ज़्यादा दिखा दे रहे हो है कम, तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा आप बाहर कहाँ इन्फ्यूज़ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। या कम दिखा रहे हो पैसा, ये माल ज़्यादा है पैसा कम है, तो वहाँ कस्टम चार्ज से आप बचने के लिए कर रहे हो, कि आप कस्टम चार्ज से आपको बचना है। देन डेस्टिनेशन कंट्री क्या है, सब देखा जाता है, कहाँ भेज रहे हो आप, कहीं एनिमी कंट्री में तो नहीं भेज रहे हो। फिर ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टम कंप्लाइंस से थोड़ी डिलेज होती हैं। उसके लिए जब SEZ में आता है तो ये डिलेज को रिड्यूस कर दिया जाता है, और SEZ के अंदर में ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, दिस बिकम स्मूथ एंड दिस थिंग्स बिकम एफिशिएंट, ठीक है। उनको पता रहता है कि ये एक्सपोर्ट होना है, तो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं रूल्स को, बट स्टिल निगरानी रखी जाती है, निगरानी, ठीक है, इनके ऊपर स्टिल मॉनिटरिंग इज डन, ठीक है। कई प्रोसीजर्स होते हैं उसके लिए मॉनिटर करने के लिए, बस थोड़ा सा कंपेयर टू द डोमेस्टिक कंट्री, जो डोमेस्टिक रीजन से के कंपेरिजन में यहाँ कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए सब रीज़न क्यों है, बिकॉज एक्सपोर्टर जो होते हैं ग्लोबली कम्पीट कर, तो यहाँ एक्सपोर्टर क्या करते हैं, ग्लोबली इनको कम्पीट करना है। तो अगर डिलेज होंगी, बहुत ज़्यादा डिलेज होंगी, और जिसे डिले से करने में कई बार देखिए स्टोरेज करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली प्राइसेस अप जाती हैं, ठीक है। और ऑन डिमांड, ऑन टाइम जो है जो जो भी सेलर है या एक्सपोर्टर, इट इज नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर, जो खरीदने वाला है उसके एक्सपेक्टेशन को आप मीट नहीं कर पाते हो। और क्या होता है, ऑन टाइम आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है, फिर डिले हो जाता है, तो ये सब सारी चीज़ें। अब कॉस्ट
इंक्रीज्ड कॉस्ट और डिले की वजह से प्रोडक्ट बिकम्स एक्सपेंसिव और ऑन टाइम है नहीं, और यहाँ पे हमें compete करना है चाइना से, वाइटनाम से, ठीक है। अब ACZ में क्या हो गया, इजियर एक्सपोर्ट हो जाता है, टैक्सेस कम किए जाते हैं, तो टैक्सेस दिस इज टेम्पररी इन नेचर, हालांकि टैक्सेस टेम्पररी इन नेचर होते हैं, बट स्टिल कुछ तो फायदा हुआ। फास्टर अप्रूवल हो जाता है, स्मूथर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग होती है, जैसे मल्टीपल अप्रूवल ले लिया जाता है, जिसके लिए कई डिपार्टमेंट से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पोर्टल बना हुआ आइस गेट, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है। देन यहाँ पे NSWS, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, यहाँ पे कई परमिशन मिल जाएगी, जैसे इन्वायरमेंटल परमिशन चाहिए होती है, या सेटअप करने के बाद जो भी इन्वायरमेंटल है, लेबर लॉ से आप कंप्लाई करेंगे तो 2 4 5 रूल्स हैं, 2 4 5 डिपार्टमेंट है जिससे लेना ही कंपलसरी हो जाता है। पहले तो लाइसेंसिंग राज था तो बहुत 50 60 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते थे, अब कम हो गए हैं, स्पेशली सेटअप करने के बाद। तो ये TG आई पास, ये तेलंगाना का आई पास बनाया हुआ, दिस इज ऑल्सो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। देखिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। देन ड्यूटी फ्री, इम्पोर्ट पे ड्यूटी फ्री पैसा वैसा चार्ज कम लगता है, तो रॉ मटेरियल जो आता है, रॉ मटेरियल बिकम्स चीपर, व्हेन रॉ मटेरियल बिकम्स चीपर देन प्रोडक्ट नॉर्मली विल बिकम चीपर। अब ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक, जो मैंने आपको बेस के लिए बता दिया है। लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्लोबल वैल्यू चेन, इट विल सपोर्ट द ग्लोबल वैल्यू चेन। कोई भी FDI कंट्री आई, चलिए कोई भी कंट्री बाहर से आई है और यहाँ पे अपना बना रही है, तो कोई पार्ट्स, किसी चीज़ का पार्ट्स भी बनाना है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का पार्ट बनाना है, जैसे मोबाइल का यहाँ पार्ट बनाना है, तो यहाँ पे आई फॉरेन कंपनी या अपनी कंपनी, तो ये मोबाइल का पार्ट यहाँ बन गया और आसानी से एक्सपोर्ट हो गया जहाँ यहाँ यहाँ, ठीक, तो ये आसानी हो जाती है इससे। दैट इज द ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब कोई अलग अलग कंपोनेंट होता है, कोई एक मशीन बनी है, दिस इज आउटपुट, या कोई भी प्रोडक्ट बना, मान लो ये मोबाइल बना, अब इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर एक भी अवेलेबल नहीं हुआ तो ये मोबाइल नहीं बन पाएगा, तो दैट्स द पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक। सिंगल विंडो अभी आपको बता दिया, क्लियरेंस हो जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FDI वाले क्यों आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होगा अगर मान लो FDI है और ये हमारे प्यारे से भारत में यहाँ इन्वेस्टमेंट आके कर रहा है, तो इसको क्या हुआ यहाँ पे, एक तो हमें चीपर, इनके लिए फ़ायदा ये है कि यहाँ पे चीपर इंजीनियर्स मिल जाते हैं, समझिए आप, इंजीनियर मतलब लोअर कॉस्ट पे आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो इनके लिए सस्ता पड़ेगा। प्लस इनके लिए जो है यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली, जहाँ पे टैक्सेस कम है, ठीक है, कस्टम जो है, चार्ज है, टैरिफ है, सब कम है, तो FDI आके यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। हमारे लिए क्या फ़ायदा होता है, अगर हमारे यहाँ FDI आ गया तो हमारे लिए फ़ायदा है कि ये टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, मार्केट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ कैपिटल एसेट बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो FDI का ये है, तो हमें ही फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। देन व्हाट इज़ देयर, देन बूस्ट, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, रीजनल डेवलपमेंट, तो जिस रीजन में यहाँ पे है तो यहाँ पे रीजन यहाँ का डेवलप किया जाता है। अब ये बात आजकल की जा रही है कि क्योंकि देखिए अगर यहाँ कोई डोमेस्टिक कंट्री से इस जगह प्रोडक्ट आएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट, और इनके लिए ये इम्पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे टैरिफ लगेगा, इस रीजन पे टैरिफ लगने लगता है, अगर कोई डोमेस्टिक कंट्री से कोई चीज़ अंदर आती है तो वो टैरिफ लगने लगता है, ठीक है। तो इसको भी ईज किया जाए, कहा जा रहा है कि यहाँ भी थोड़ा रिलैक्स किया जाए, हम लोग प्रोक्योरमेंट जो करें, कहा गया है कि जो प्रोक्योरमेंट किया जाए, लेट मी, जो प्रोक्योरमेंट करा जाए, एक मिनट थोड़ा सा मैं रब कर दूँ, जो यहाँ से भी प्रोक्योर किया जाए, हमारे लोकल रीजन से भी प्रोक्योरमेंट हो, जो डोमेस्टिक कंट्री है ना इससे भी प्रोक्योरमेंट हो, हालांकि थोड़ा सा इसको एक क्या नाम है, फेज्ड मैनर में किया जाए, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। अगर SEZ में सामान यहाँ से जा रहा है ना तो बूस्ट, हालांकि इट विल भी थोड़ी कॉस्टली, बट इट शुड बी डन इन ए फेज्ड मैनर, ठीक है, और साइमल्टेनियसली, थोड़ा साइमल्टेनियसली, तो अगर आप यहाँ से बाहर भेज रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से बाहर से या मंगा रहे हो या भेज रहे हो तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी लेते रहो, अचानक ना लो, धीरे धीरे, ताकि हमारा ये रीजनल डेवलपमेंट हो सके, बस इतना ही है। यहाँ पे वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये सब आंसर मैनेजमेंट लिख दो। इनोवेशन इसलिए होगा क्योंकि आपका सारा ध्यान जो है प्रोसीजरल जो डिलेज हैं, देखिए कम्प्लेक्स लीगल ड्यूटी, जो लीगल हर्डल्स हैं, उससे आपका दिमाग हट जाता है, टैक्स और सारा दिमाग लग जाता है, द ब्रेन इज यूज्ड इन इनोवेशन, ये साइड वर्क्स में ब्रेन नहीं लगता है, और मेनली जो मेन काम है आपको इनोवेट करना,
इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना, ये सब सारी चीज़ों में दिमाग आपका लग जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। देन व्हाट यू विल हैव एम्प्लॉयमेंट वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई एसेट बनाएगा, एफडीआई आएगा या कंपनी बनाएगी, देन देयर विल बी जॉब क्रिएशन, तो जॉब भी क्रिएट होगी। एंड ऑल्सो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको भी देखा जाएगा। लैंड एक्विजिशन में क्या हुआ, सरकार जो है आपको ज़मीन देती है सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे दे देगी या सस्ती दे देगी ना, चीपर दे देगी, तो इससे क्या होगा, और प्लस लैंड एक्विजिशन करके देगी किसानों से लेकर के जिनकी ज़मीन है, सो देयर विल बी लेसर कन्फ्लिक्ट, और बिजनेस को क्या होगा, द कंपनीज विल बी मोर, कंपनीज विल फेस, दे विल फेस मोर ईजियर वे, ठीक है, फेस नहीं, दे विल फाइंड इट मोर ईजियर, ताकि आसानी से इनको लैंड यहाँ पे लैंड मिल गया है, सरकार दे दी, वरना इनको माथा पच्ची, दे विल हैव टू फेस कॉन्फ्लिक्ट्स विद द, दे हैव टू फेस टसल विद, क्या नाम है, लोकल फार्मर्स, जो भी किसान हैं, लो ओनर्स ऑफ द लैंड। फिर यहाँ टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, अब यहाँ देखिए क्या क्या फ़ायदे मिले हैं, टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट दिया जाता है, जीएसटी से थोड़ा एग्जम्प्ट किया जाता है, एफडीआई 100% ऑटोमेटिक रूट में किया गया, इंपोर्ट इट इज़ लाइसेंस फ्री इंपोर्ट हो जाता है, कस्टम को सिंप्लीफाई किया गया, ऊपर हमने देखा ही है, रिड्यूस डिलेज, और लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स को ईज किया गया है, कि देखिए लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई कंपनी आ रही है, फॉरेन कंपनी इज देयर, तो ही शुड इट शुड बाय फ्रॉम द लोकल रीजन, तो उसको ईजी कर दिया गया, पहले 70 था, अब 30-40 कुछ कर दिया गया, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से लो, तो फॉरेन वाले दे विल फाइंड इट ईजियर कि अपना कहीं भी रॉ मटेरियल ये ले सकते हैं, इंडिया ही से नहीं लेना है, अलग जगह से भी ले सकते हैं। रिवाइज लैंड एरिया, पहले देखिए 500 हेक्टेयर पे था, 50 हेक्टेयर पे भी एसईजेड खुल सकता है, तो आसानी की गई है। वाइडनिंग पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट को भी इन्वॉल्व किया गया, भाई आप ट्रस्ट वाले भी आओ, इन्वेस्ट कर सकते हो। देन रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी रियल इस्टेट रेगुलेटरी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये लोग भी आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि यूनिट्स में तोड़ देते हैं, कोई कंपनी है उसमें टोल कलेक्ट कर रही है या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स इसकी अर्निंग आ रही है, इसको ये क्या करते हैं, यूनिट्स में तोड़ देते हैं, दे ब्रेक देम, देयर अर्निंग वो है यूनिट्स में, एसेट वैसेट को सबकी यूनिट्स में तोड़ दिया। अब यूनिट्स में तोड़ने के बाद ये पैसा है, ठीक है, उस यूनिट्स को ये क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, तो जो परचेज करता है इंसान, जो परचेज करता है इन यूनिट्स को, ठीक है, उसको बेनिफिट मिलता है। कहाँ से बेनिफिट मिलता है, मान लो कंपनी टोल चला रही है, उससे मिलता है, या और कोई फंक्शन कर रही है, उससे मिलता है, और कंपनी को क्या फ़ायदा हो जाता है, उस टाइम पैसा मिल जाता है, बिकॉज दे यूनिट जो होती है इसको ये सेल करते हैं, तो एक मेजर पार्ट कोई कंपनी यूनिट्स में तोड़ती है, लाइक द शेयर्स की तरह, ठीक है, पर दिस इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर। और फिर ये क्या करते हैं, ये लोग भी आकर के दे फंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ था, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम था, जैसे आई गेट हो गया, टीजी पास हो गया। चैलेंजेस क्या है, टैक्स बेनिफिट परमानेंट नहीं है, तो यहाँ जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको लगता है टैक्स को थोड़ा सा परमानेंट किया जाए, और ये सिर्फ क्या नाम है, कुछ लम्हे या उसके लिए फ़ायदा नहीं हो पाता बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ चैलेंजेस टैक्स हेवन कंसर्न है, मतलब कि आप बिजनेस बाहर कर रहे हो, यू आर डूइंग बिजनेस आउटसाइड एसीजेड, यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, बट यू आर शोइंग दैट बिजनेस इज डन इज एसीजेड, किस लिए, आपको कस्टम से बचने के लिए, ठीक है, प्रोसीजरल नॉर्म ईज करने के लिए, आपके ऊपर जो लीगल बैरियर्स इतने हैं उसको रिड्यूस करने के लिए आप दिखाते हो, यू ओनली शो दैट प्रोडक्ट्स आर मेड इन द एसीजेड, बट इट इज़ नॉट लाइक, जैसे शेल कंपनीज है, शेल कंपनीज लोन ले लेती हैं, बट दे आर शेल वन, दे आर नॉट ऑन, दे आर जस्ट ऑन पेपर, तो इसी तरह से ये आपने दिखा दिया, तो ये टैक्स हेवन से इनके लिए, ये सब कंपनीज फ़ायदा उठाती हैं दे टैक्स हेवन के लिए। देन रेवेन्यू लॉस होता है एसीजेड को, भाई क्यों नहीं होगा रेवेन्यू लॉस, इसलिए होगा कि आप टैक्स कम कर दिए, आप कस्टम कम कर दिए, तो ये थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस एसीजेड में हो जाता है। इन्वेस्टर शो लेसर इंटरेस्ट, इन्वेस्टर भी कई बार शो बिकॉज ऑफ दिस टैक्स बेनिफिट इज नॉट परमानेंट, तो ये क्या करते हैं, एज टैक्स एग्जाम्पशंस नॉट परमानेंट, तो इन्वेस्टर शो द लेसर लिमिट, लेसर इंटरेस्ट, तो जो भी पैसा डालने वाले हैं उनको इंटरेस्ट कम शो करते हैं कि भाई आप परमानेंट करो थोड़ा एग्जाम्पशंस। मोस्टली इट इज़ डोमिनेटेड बाई एस इज डोमिनेटेड बाई IT सेक्टर, और हमें चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेशन, तो मैन्युफैक्चरिंग हमें बढ़ाना है, इतनी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, नट से लेकर के बोल्ट से लेकर के इतनी मशीनरी पार्ट्स आते हैं, मोबाइल्स के कंपोनेंट्स है, ऑटोमोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सब इंपोर्ट करना पड़ता है, सब नहीं बना पाते हैं हम लोग, तो वो, और यहाँ हो रहा है IT का, चलो IT का भी एक्सपोर्ट बढ़िया है, IT में तो बहुत ज़्यादा सेटअप चाहिए नहीं, एक आध ऑफिस चाहिए होता है, उसमें कई बार लॉस भी हो जाता है, क्योंकि जैसे कोविड आया है तो IT ऑफिस वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, तो ये जो IT सेक्टर जो SEZ है वो लॉस फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठ ही नहीं रहे लोग, पैसा कहाँ से देंगे।
रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जो एरिया जोग्राफिकल रीजन जो यहाँ पे है तो वो तो डेवलप हो गए, और यहाँ कोई अंदर है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, मान लो जो नोएडा के पास बना हुआ है, तो यहाँ रीजन डेवलपमेंट होता उतना नहीं हो पाता, ठीक है, या हो रहा है तो ये कनेक्टिविटी इसकी वीक है। पर ये कोस्टल रीजन में क्योंकि ज़्यादा है, इनका डोमिनेंस कोस्टल रीजन में ज़्यादा है, ठीक है, SEZ का, तो इसलिए वो रीजन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कंपेयर टू द, तो ओनली कोस्टल स्टेट्स बेनिफिटेड द मोस्ट, सो देर इज रीजनल डिस्पैरिटी। लैंड एक्विजिशन इश्यूज आ ही जाते हैं, फार्मर का प्रोटेस्ट होता है, लैंड कई बार अनयूज हो जाती है, लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं। लेस देन 60% जो भी SEZs थे वो ऑपरेशनल थे, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगा है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे लग रहा है, तो आसपास सराउंडिंग, अगर मान लो यहाँ पे पोर्ट वोर्ट के पास अगर यहाँ लगे हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसे पोर्ट के पास लगी हुई है, ऐसे ही ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये यहाँ पे ईस्टर्न घाट वाला रीजन है, विशाखापट्टनम, ये तो इसका यहाँ पे इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मान लो कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, केमिकल रिलीज कर रही है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसको कई बार इग्नोर किया जाता है, ठीक है, तो प्रॉपर EIA होना चाहिए, और वेस्ट जनरेशन का भी देखना चाहिए कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो प्रॉपर स्क्रूटनी शुड बी डन, ठीक। अब यहाँ प्रोसीजरल रिलैक्सेशंस यहाँ पे होते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट थी, इन्होंने कहा कि प्रोसीजरल रिलैक्सेशंस हैं, अच्छी बातें होना चाहिए, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें आप, SEZ को इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि और फाइनेंस आएगा इसके अंदर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा तो पैसा और आएगा। देन इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दो, आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर देना है, वाटर सप्लाई आपको प्रॉपर देना है, लॉजिस्टिक्स अच्छा बनाना है ताकि जो स्टोरेज हो सके, फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करो, तभी तो बिजनेस एक्सपोर्ट होएगा, ये सब सुविधाएं तो बेसिक है देनी पड़ेगी। अब जो रिमोट SEZ है, जैसे कि नोएडा वाला, नोएडा के पास वाला जो इनलैंड है, उसको कनेक्ट करो टू पोर्ट्स, कोस्टल एरियाज, तो बेटर कनेक्टिविटीज है थ्रू रेलवे, थ्रू रोड्स, लाइक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, ठीक है, या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उससे आप कनेक्ट करो। फिर यहाँ पे 3 मॉडल अप्लाई करना है कल्याणी कमेटी में, कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराओ, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, E फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कराओ, MSME लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करो, प्लस इसको इनक्लेव बनाओ सेल्फ कंटेंट, तो 3 मॉडल शुड बी अडॉप्टेड। ये कल्याणी कमेटी कहा था कि सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो हो ही रही है, बट इट इज सेल्फ कंटेंट इकोनॉमिक एरिया। वे फॉरवर्ड क्या है, प्रॉपर EIA होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और सराउंडिंग एरिया में क्या क्या दिक्कत हो रही है वो होनी चाहिए, सोशल इम्प्लीकेशन, फोकस ऑन को एग्जिस्टेंस, आप को एग्जिस्ट करो, इंडस्ट्री भी हो, एग्रीकल्चर भी, इन्वायरमेंट भी हो, और सस्टेनिंग वे में काम करें, एक दूसरे पे इम्पैक्ट ना डालें निगेटिव, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आए, इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि एग्रीकल्चरल आउटपुट कम ना हो, किसानों को दिक्कत ना हो, ठीक है, इन्वायरमेंट आसपास की इकोलॉजी ना डिस्टर्ब हो, इकोलॉजी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, वाटर रिलीज, केमिकल रिलीज, स्मोक रिलीज, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फिर सीवेज डिस्चार्ज, इतना वेस्ट निकल रहा है, तो ये सब का देखना है। SEZ को लिंक करो डोमेस्टिक इकोनॉमी से, बहुत ज़रूरी है, ताकि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जो रीजनल ग्रोथ है यहाँ की भी ग्रोथ होगी, ठीक है, आप ठीक है, यहाँ से भी इट शुड बी डन इन फेज्ड मैनर, अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी किया था कि इट शुड बी डन इन फेज्ड मैनर, ठीक है, और टैक्सेशन रूल्स को टाइमली अपडेट करते रहो, ठीक है, यू शुड डू इट अकॉर्डिंग विद द, कि भाई चलो अगर बूस्ट मिल गया है तो टैक्सेशन थोड़ा बढ़ा दो, अगर हाँ और बूस्ट देना है तो टैक्सेस कम ही रखो, तो ऑलरेडी ग्रोथ बहुत हो चुकी है तो आप फिर टैक्स बढ़ा सकते हो, तो यू शुड डू इट इन फेज्ड मैनर, रेगुलेटेड चेकअप्स। बस ये SEZ का है, आंसर राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आई हैव वन मोर चैनल इज़ UPPCS, आप उस पर भी जा सकते हो, ठीक है।